दोस्तों, अमेरिकन नेवी का 3 नौजवान दुनिया के सबसे बड़े समुंदर यानी कि पैसिफिक ओशियन में फंसा हुआ है। ना ही इनके पास पीने का पानी है और ना ही खाना है और ना कोई बचने की उम्मीद। तो क्या बच पाएंगे ये लोग? Blue Base, this is 6 Air 14. Come in, Blue Base, over. I gotta put her down before we run out of fuel. Prepare to dig! इस कहानी की शुरुआत होती है 1942 से, जब जापान, चीन और जर्मनी के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी वॉर के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। यही वजह है कि अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया और किसी भी हालत में जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे टॉर्पीडो बॉम्बर्स पैसिफिक ओशियन के अंदर जितने भी जापानीज सबमरीन मौजूद थे उन्हें नष्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट निकल पड़े। कुछ ही घंटों में टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट जापानीज सबमरीन के ऊपर बॉम्ब गिराकर वापस निकल पड़े। इसी ग्रुप में से एक एयरक्राफ्ट में 3 लोग मौजूद थे, पायलट हेराल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियोमैन जिन। ये सभी अपने प्लान के मुताबिक बॉम्ब गिराकर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक पायलट को नींद आने लगती है। अब प्लेन बिना पायलट के इधर उधर मुड़ने लगा और प्लेन को किस ओर जाना था और प्लेन किस ओर जा रहा था उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। पायलट के अलावा 2 लोग और भी थे जो कि प्लेन के कैबिन में थे, ना कि कॉकपिट में, इसलिए उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि प्लेन किस ओर जा रहा है। जब पायलट की नींद खुली तब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से नींद खुलने के बाद उन्हें यह भी नहीं पता चला कि वो कहां पर है। रेडियोमैन जिम वीडियो कॉल करके पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसका लोकेशन कहां पर है, लेकिन प्लेन कंट्रोल टावर से इतना दूर जा चुका था कि उसे ठीक से सिग्नल भी नहीं मिल पा रहा था। उन्हें रेडियो कॉल पर अमेरिकन नेवी का कोई भी आवाज सुनाई नहीं दिया। जो आवाज सुनाई दे रहा था वो एक जापानीज की आवाज थी। तुरंत ही रेडियो कंट्रोलर रेडियो को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मॉर्स कोड के जरिए संदेश भेजने की कोशिश करते हैं ताकि अमेरिकन नेवी उनकी मदद के लिए आ सके। उधर एयरक्राफ्ट का फ्यूल भी कम हो रहा था, इसलिए पायलट ने हैरान होकर चीन से कहा कि तुम्हें दोबारा से रेडियो को जोड़ना पड़ेगा। रेडियो को दोबारा से जोड़कर संपर्क करने के बावजूद भी वो दोबारा से यूएस नेवी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। अब पायलट के पास वाटर लैंडिंग करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब क्योंकि एयरक्राफ्ट में फ्यूल भी खत्म होने वाला था, इसलिए पायलट ने अपने साथियों से कहा कि जो भी जरूरत का सामान है वो निकाल लो, क्योंकि हमें अब समुद्र में ही लैंड करना पड़ेगा। देखते ही देखते ये प्लेन समुद्र में लैंड कर जाता है। लैंडिंग के बाद पायलट का सीट बेल्ट तो खुल जाता है, लेकिन बाकी बचे 2 यूएस आर्मी का सीट बेल्ट जाम हो गया था। धीरे धीरे प्लेन में पानी भरने लगा। कैप्टन का तो सीट बेल्ट खुल चुका था, इसलिए वो किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन बाकी बचे 2 नेवी ऑफिसर सीट बेल्ट ना खुलने की वजह से एयरक्राफ्ट के साथ पानी में डूबने लगा। अब इन दोनों को एक लास्ट कोशिश करनी थी, पूरे जोर लगाकर सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश या फिर समुद्र के पानी में दम तोड़ दे। दोनों ही ऑफिसर ने पूरा दम लगा दिया। फाइनली दोनों का ही सीट बेल्ट खुल गया और दोनों प्लेन से निकल भी गए। अगर कोई भी प्लेन वाटर लैंडिंग करता है तो प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के लिए बड़ी ही राहत की बात होती है। अब क्योंकि ये प्लेन काफ़ी छोटा था, इसलिए इसका राफ्ट भी छोटा था। भले ही राफ्ट छोटा था, लेकिन फिर भी इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। फिर क्या था, तीनों नेवी ऑफिसर इस राफ्ट में सवार होकर इंतजार करने लगे कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। कुछ ही घंटों बाद एक एयरक्राफ्ट उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गई, पर इस विशाल समुद्र में एक छोटे से राफ्ट में बैठे 3 लोगों को देख पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख पाया और वापस लौट गए। विशाल समुद्र, एक छोटा सा राफ्ट और राफ्ट में बैठे 3 लोग। दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था सिवाय पानी के। रेस्क्यू टीम के वापस जाने के बाद इन्हें घर जाने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है। राफ्ट में ना तो खाने का सामान था और ना ही पीने के लिए मीठा पानी। भूखे प्यासे उन्होंने दिन तो गुजार लिया, लेकिन रात गुजारना इतना आसान नहीं था। उनका राफ्ट इतना छोटा था कि उसमें कोई भी नहीं सो सकता था। रात के जमा देने वाली ठंड से बचने का कोई भी जरिया नहीं था, तो करे भी तो क्या करे। आधी रात को पायलट को प्यास लग जाती है, लेकिन पीने के लिए समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फाइनली उन्होंने ऐसा किया जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। अपने ही जूते में पेशाब करके पी गया और उसके दोनों ही साथी देखकर हैरान हो गए। अगली सुबह पायलट सूरज को देखकर अनुमान लगाता है कि अगर हम इसी तरह से बहते रहे तो बहुत जल्द किसी न किसी आइलैंड में पहुंच जाएंगे।
पर टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, उसके बाद हमारी लाश ही आइलैंड तक पहुंचेगी। तभी चिन कहता है कि यहाँ बहुत सारी मछलियां तैर रही है जो हमारी भूख को मिटा सकती है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए कांटे की जरूरत पड़ेगी। तब टोनी अपना खाली गन निकालता है और बंदूक में लगा स्प्रिंग को यूज करके वो कांटा बना लेता है। उस कांटे को पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उस कांटे में कुछ फंस जाता है। वह बार बार रस्सी को खींचने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में रस्सी टूट जाती है। ये सब देखकर टोनी निराश हो जाता है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। उसके पीछे जिन भी कूदने वाला होता है। तभी हेराल्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। ये सुनते ही टोनी तुरंत बोट में चढ़ जाता है। भूखे प्यासे इसी तरह से 5 दिन गुजर जाते हैं। इन 5 दिनों में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो तीनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जब प्यास हद से गुजरने लगती है तब टोनी समुद्र के पानी को ही पीने की कोशिश करने लगता है और उसके साथी उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम इस पानी को पीते हो तो तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो सकती है। अचानक से हेराल्ड को याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल रखी हुई है। वो पेंसिल को निकालकर एक चैट बनाने लगता है, जिसके वजह से उसे अपने लोकेशन का पता लग सकता है। वो पेंसिल निकालकर कैलकुलेशन करने लगता है और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। अब क्योंकि ये पायलट थे इसलिए उन्होंने कुछ ही देर में डायरेक्शन का पता लगा लिया। उनकी ये बोट जापान की ओर जा रही थी, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें बोट के बहाव को रोकना पड़ेगा। बोट के बहाव को रोकने के लिए अपने लाइफ जैकेट से वो एक लंगर बनाते हैं। ये लंगर राफ्ट में पानी को बहने से रोक सकता था। इसके साथ साथ ये पानी से ऊपर उठाने पर उनका राफ्ट के हवा की दिशा के साथ आगे बढ़ सकता था। ठीक उसी रात सब सो रहे होते हैं, तभी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी के चेहरे में खुशी झलकती है। ये लोग आसमान की एक एक बूंद को पीने की कोशिश करने लगते हैं। बोट में भी बरसात का कुछ पानी जमा होने लगता है, जिसे ये लोग बाद में यूज करना चाहते थे। अगली सुबह जिम फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुले हाथों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, जिससे परेशान होकर जिम अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और निशाना लगाकर एक मछली पर मार देता है। चाकू सीधे शार्क के बच्चे को लगती है, जिससे वो एक ही जगह पर घूमने लगती है। तब जिन किसी तरह से उस मछली को पकड़कर अपने राफ्ट में ले जाता है और उसे मारकर खाने लगता है। पिछले 1 हफ्ते के बाद ये लोग खाने के नाम पर कच्ची मछली खा रहे थे। इसके बाद इनके शरीर में थोड़ी बहुत जान आ जाती है। कुछ ही देर बाद शार्क्स राफ्ट के चारों ओर घूमने लगे। दरअसल छोटे शार्क का खून पानी में घुल गया था। इसी को सूंघते हुए शार्क्स राफ्ट की ओर आने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद सारे शार्क्स वापस चले जाते हैं। वो खाना भी खा चुके थे और बरसात की पानी भी पी चुके थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। एक रात जब जिन पानी में हाथ डालकर बैठा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ में हमला कर देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। अगली सुबह वो देखते हैं कि उसके सामने कोई आइलैंड है। ये देखकर वो अपने बाकी साथियों को दिखाता है और उसके साथी जवाब देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। फिर से उन्हें भूख लगने लगता है। तभी जिन देखता है कि उनके बोट में एक पंछी बैठी हुई है। वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और पंछी को शूट कर देता है। घायल पंछी समुद्र में गिर जाता है। अब हेराल्ड सीधे पानी में कूद जाता है उस पंछी को वापस लाने के लिए, कि तभी एक शार्क उसके पीछे आ रही होती है। वो जल्दी जल्दी से अपने राफ्ट की ओर आकर बैठ जाता है और शार्क उसके बोट के नीचे से निकल जाता है। 10 दिनों बाद उनके पास फिर से खाने के लिए खाना होता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस विशाल समुद्र में अपना दिन गुजार रहे थे, वैसे वैसे वो अपने दिमागी हालत को भी खोते जा रहे थे। सभी को अजीब अजीब सी सपने आने लगे। लगभग 30 दिन गुजर जाते हैं। इन 30 दिनों के बाद उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उनके अंदर बोलने की भी ताकत नहीं बचती। ठीक उसी रात फिर से बारिश होती है और इन्हें फिर से पानी पीने को मिल जाता है, लेकिन ये बारिश अपने साथ बहुत बड़ी तूफान लेकर आया था। तूफान में उनकी बोट पलट जाती है। किसी तरह से तैरकर वो उल्टी बोट पर ही बैठ जाते हैं और किसी तरह से वो इस भयानक तूफान से बच निकलते हैं। रात भर तूफान से लड़ने के बाद ये लोग इतना थक चुके होते हैं कि वो बोट के ऊपर जिंदा लाश की तरह सो जाते हैं और अपने घर परिवार को याद करने लगते हैं। टोनी अपने घर वालों को याद करते हुए कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, उसकी शादी भी तो करवानी है।
इतना सब कहते ही टोनी उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों से पानी को काटते हुए बोट को आगे ले जाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा करते देख उनके साथी भी बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, पर यह कोशिश कुछ ही मिनटों के लिए था क्योंकि उनके शरीर में तो जान ही नहीं थी। लगभग 34 दिन गुजर जाने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। जिन आगे देखता है कि एक आइलैंड है, लेकिन वो ये भी जानता था कि हो सकता है ये मेरा भ्रम है। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे आगे कुछ दिखाई दे रहा है, और जब तीनों मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। इस आइलैंड को देखकर एक बार फिर से इनके अंदर जीने की उम्मीद आ जाती है। ये तीनों मिलकर नाव को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही घंटों के मेहनत के बाद वह आइलैंड तक पहुंच जाता है। लगभग 34 दिनों के बाद उन्हें एक सूखी जमीन नसीब हुआ था। उस आइलैंड में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ झोपड़ियां नजर आई। वो तीनों झोपड़ियों के अंदर चले जाते हैं। कुछ इस तरह इस मुश्किल सफर को खत्म करके वह 20 फरवरी 1942 को एक पुका पुका आइलैंड में पहुंच जाते हैं। कुछ इसी तरह से वो अपने घर पहुंच गए। एंड ऑफ द टाइम मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई परेशानी आए तो हार नहीं माननी चाहिए।